Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. In continuation with our discussion about second year chemistry, we will be starting a new chapter today and that is chapter number 22. Industrial chemistry के बारे में है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We'll have a look at its introduction and let's try to understand what industrial chemistry basically is. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की. ठीक है क्या? बेसिकली यू कैन डिफाइन या डिस्क्राइब इट एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which basically deals with the use of what? With the use of physical and chemical processes. Physical and chemical processes for converting raw materials into finished product. This is what the definition of industrial chemistry basically is. The branch of chemistry which deals with the use of physical and chemical processes जिसके जरिए हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करेंगे into finished products. ठीक है. अब ये जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में हमने कन्वर्ट किया है, इसको आप क्या कर सकते हैं? यू कैन अप्लाई दिस इन आवर डे टू डे लाइफ और रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, राइट. इसके बाद फिर आपने क्या करना है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वी गॉट टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हम केमिकल इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ना है या समझना है. तो अगली हेडिंग यहाँ पर हम दे देते हैं केमिकल इंडस्ट्री की. केमिकल इंडस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री बेसिकली है क्या. केमिकल इंडस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी which is concerned with the processing of raw materials and manufacture of goods in the factories. Manufacture of goods in factories. तो ये भी तकरीबन अगर हम देखें तो इसका भी जो डिस्क्रिप्शन है वो केमिकल इंडस्ट्री से काफ़ी मिलता जुलता है. इसमें भी हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग को समझेंगे और जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं उनका जो मैन्युफैक्चर होता है उसको जिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर डिस्कस किया जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल केमिकल इंडस्ट्री. अब इसमें आपने समझना है कि जो रॉ मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं. जनरली मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो रॉ मटेरियल्स हैं which are basically, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको कहा ना, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल्स को समझ लें कि रॉ मटेरियल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में वो कौन से हो सकते हैं. ठीक है. सो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू, सबसे पहले तो ऑयल है. ऑयल के अलावा यू हैव नेचुरल गैस,
ये भी है। इसमें नेचुरल गैस के अलावा यू कैन यूज एयर, इसके अलावा पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर के अलावा जो मिनरल्स हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके इनसे फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है। अब केमिकल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन हर ब्रांच हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो एग्रीकल्चर हो गया, ज़राअत हो गए, एनवायरनमेंट माहौल हो गया, फूड हाइजीन वगैरह, इन सब में इसकी एप्लीकेशन हमें नज़र आती है, जिसको एक एक करके हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो गिवन है आपकी बुक में, दैट इज़ केमिकल्स। केमिकल्स में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट सब्सटेंसेस। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले है प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जिनको आमतौर पर मिलाया जाता है किसके साथ, खानों के साथ आमतौर पर मिलाया जाता है, ताकि वो क्या ना कहो, वो खराब ना हो। ठीक है। खानों को खराब होने से बचाने के लिए जिन चीज़ों को, जिन केमिकल्स को मिलाया जाता है उसको प्रिजर्वेटिव बेसिकली हम कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कौन सी है, दैट इज टेस्ट एनहांसर्स। टेस्ट एनहांसर्स बेसिकली मीन्स टेस्ट को बढ़ाने वाले। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर सूप है, सूप के अंदर उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वी बेसिकली यूज विनेगर, सिरके को हम इस्तेमाल करते हैं, सोया सॉस इस्तेमाल करते हैं, चिली सॉस इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इनको टेस्ट एनहांसर्स कहते हैं। तो इसको भी हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। एंड मुख्तलिफ किस्म के क्या होंगे, मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स होते हैं, जायके होते हैं। ठीक है। जायकों को भी आप इसी के हेडिंग के अंडर क्या करोगे, इसको इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा नंबर 2 में हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट दोज थिंग्स जो अप्लाई होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, ज़राअत में। अगर आपने क्या करना है, अगर आपने गंदम वगैरह है या दूसरे तीसरे फसलें हैं, उनकी प्रोडक्शन को अगर बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन में यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं किसकी, लेट्स गिव द हेडिंग क्रॉप प्रोडक्शन। और क्रॉप प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ों को मेंशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हो गए। फर्टिलाइजर्स को आमतौर पर हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स को बेसिकली वी कॉल इट एज, ये इसको उर्दू में हम खाद कहते हैं, खाद को हम इस्तेमाल करते हैं। और खाद के अलावा जो और दूसरी चीज़ है, दैट बेसिकली इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो पेस्टिसाइड्स बेसिकली कीड़े वगैरह मारने की दवाइयाँ होती हैं। आमतौर पर फसलों को जो चीज़ें जो कीड़े वगैरह ख़राब करते हैं उनको मारने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो पेस्टिसाइड्स कहलाती हैं। तो ये 2 चीज़ें भी हमें इंडस्ट्री से ही मिलती हैं, जिससे आप क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। तीसरे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स, और इसमें प्लास्टिक्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स की एप्लीकेशन अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसमें, क्लोथिंग, कपड़े वगैरह। ठीक है। अब क्लोथिंग में आप एग्जांपल किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ नायलॉन। नायलॉन को हम इसमें दे सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कपड़े के तौर पर। तो ये 2 चीज़ें हैं। क्लोथिंग में आप एग्जांपल दे सकते हो। इसके अलावा यू हैव ऑल्सो बीन गिवन द पीवीसी पाइपिंग। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसमें, ड्रेनेज पाइप के तौर पर। ठीक है। घरों में इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी को घर से निकाल के बाहर ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर के टैंक्स। बड़ी बड़ी जो टंकियाँ होती हैं पानी की, वो जिस चीज़ से बनी होती हैं वो भी पॉलीमर्स ही होते हैं, प्लास्टिक्स ही होते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है। ये 2 हो गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मीन्स बेसिकली दवाइयों की जो इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो मेडिसिन की। दवाइयाँ जितनी हैं वो
फार्मास्यूटिकल्स में प्रोड्यूस होती हैं। और इसके अलावा जो टॉयलेटरीज हैं, टॉयलेटरीज बेसिकली मीन्स चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट के अलावा सोप्स, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, बॉडी वॉश, फेस वॉश वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टॉयलेटरीज में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसको हम फिर प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स हासिल करते हैं इंडस्ट्री से। ठीक है, अब केमिकल इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट गिवन है आपकी बुक में है, दिस इज फॉर टू इंपॉर्टेंट पीरियड्स, एक 2014 से लेके 2015 और 2015 से लेके 2016 तक, ये दो टाइम पीरियड्स हैं। इसमें जो ग्रोथ रेट गिवन है आपकी बुक में, दिस इज अबाउट 10.1%। इस प्रोपोर्शन से जो केमिकल इंडस्ट्री है, इट ग्रू ड्यूरिंग दीज 2 years, 2 सालों में इतना ज़्यादा जो है वो केमिकल इंडस्ट्री ने ग्रो किया है। अब केमिकल इंडस्ट्री में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि पाकिस्तान के अंदर मेजर जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहली चीज़ जो गिवन है आपकी बुक में, दैट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को वैसे क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। इसकी बुनियादी वजह क्या होगी, द बेसिक रीजन इज कि ये एक ऐसा केमिकल है, तकरीबन हर प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल ना करो। ठीक है, तो चूंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तकरीबन हर प्रोसेस में इसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स हम कहते हैं। इसके अलावा यू हैव सोडा ऐश। सोडा ऐश बेसिकली कहते किसको हैं, इट इज Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बेसिकली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके अलावा यू गॉट पेंट्स, पेंट हो गए, वार्निश हो गए, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, खाद, फर्टिलाइजर्स हो गए, सीमेंट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को मेंशन कर देता हूं बिकॉज दिस इज अगेन अ व्हाट, अ केमिकल जिससे आप रिलेट कर सकते हो। इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, जिप्सम सोप वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान और ये अपना काम कर रही हैं। ठीक है, अब इनकी अगर हम देखें, इफ वी हैव अ लुक एट द 2 years 2014-15 और 15-16 में, अगर हम इनकी प्रोडक्शन को एनालाइज करें, जो हमने केमिकल्स लिखे हुए हैं, तो पता ये चलता है कि जो सोडा ऐश है, सोडा ऐश वाज प्रोड्यूस्ड अबाउट 325.6 और 345.6 टन्स। इतने टन सोडा ऐश जो है वो इन 2 सालों में प्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड का जहां तक ताल्लुक है, 2014-15 में इट वाज 50.5 टन्स और 15-16 में 63.5 टन्स, इतना प्रोड्यूस हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का जहां तक ताल्लुक है, सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड 127.7 टन्स और 161.9 टन्स, इन 2 सालों में इतनी क्वांटिटी ये प्रोड्यूस हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू बीन गिवन व्हाट, यू बीन गिवन क्लोरीन। क्लोरीन गैस की भी बाकायदा प्रोडक्शन हुई है। क्लोरीन गैस कितना प्रोड्यूस हुआ है, 13.4 टन्स इन 2014-15 और इसमें 15-16 में 12.2 टन्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। पेंट्स एंड वार्निशेस टन्स में 33,142 और 40,162, ये 2 सालों में इतने टन प्रोड्यूस हुए हैं। और पॉलिश, क्रीम, फुटवेयर वगैरह वगैरह 675.1 टन्स और 681.9 टन्स जो है वो प्रोड्यूस हुए थे। तो ये तो क्वांटिटी है इन चीज़ों की जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है फॉर द पास्ट तो नहीं, बल्कि ये इन 2 सालों का डेटा हमारे पास मौजूद है, तो मैंने ये शेयर कर दिया आपके साथ। ठीक है, राइट। तो ये सब कुछ देखने के बाद अब हमने आना है किसकी तरफ, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रॉ मटेरियल्स जो बुनियादी तौर पर केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करना है। हमने उनको एक एक करके एनालाइज करना होगा। तो रॉ मटेरियल्स को आप क्या करोगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, रॉ मटेरियल्स
यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको हमने एक एक करके एनालाइज करना है। अब ये रॉ मटेरियल्स हम 4 डिफरेंट चीज़ों से, 4 डिफरेंट जगहों से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हमने एक एक करके क्या करना होगा, हमने एनालाइज करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से जो आपको रॉ मटेरियल्स मिलेंगे उसको हमने एनालाइज करना है। एटमॉस्फेयर बेसिकली इज व्हाट, इज द लेयर ऑफ गैसेस, लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ को सराउंड करने वाले जो लेयर ऑफ गैसेस हैं इसको क्या कहा जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर हम कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो कॉम्पोजिशन में हमें पता चलता है कि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, और नाइट्रोजन के बारे में रिमेंबर दिस इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो ये नाइट्रोजन है एट 78%। 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन की बारी आती है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो 21% है। 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा इट कंटेन्स नोबल गैसेस, ठीक है। तीसरा जो है इसको मैं हेडिंग दे देता हूं यहां पर कि इसमें नोबल गैसेस मौजूद हैं, और जो नोबल गैसेस यहां पर मौजूद होंगे वो कौन कौन से हैं, दे आर आर्गॉन, आर्गॉन के अलावा नियॉन मौजूद है, नियॉन के अलावा क्रिप्टॉन है, और क्रिप्टॉन के अलावा जीनॉन मौजूद है। तो ये 4 नोबल गैसेस हैं। वैसे नोबल गैसेस टोटल 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पर हीलियम और रेडॉन को एक्सक्लूड करके बाकी 4 नोबल गैसेस को लिखा गया है, और ये 4 नोबल गैसेस आपको हवा से मिल सकती हैं। अब चूंकि ये मौजूद किस हालत में है, इफ वी हैव अ लुक एट देयर फिजिकल स्टेट्स, इनके फिजिकल स्टेट किस हालत में होंगे, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, गैस की हालत में मौजूद है। गैस को अगर आपने चेंज करना है किसमें, इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू अ लिक्विड, तो उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी आइसोलेशन, वैसे मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं कि अगर गैसेस आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद हैं और इन गैसेस को एक दूसरे से अलग करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपने हवा को एज सच लेना है और इसको कंडेंस करके कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू लिक्विड स्टेट। ये सबसे पहला काम होगा आपका कि हवा को आपने लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया। लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद इस लिक्विड को आपने गुजारना किस में से है, यू हैव टू पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में से आपने इसको गुजारना है। Now what exactly is fractional distillation? Fractional distillation बेसिकली कहते हैं उस टेक्निक को कहते हैं जिससे क्या होता है, जिससे लिक्विड्स की क्या होती है, सेपरेशन होती है। लिक्विड्स की सेपरेशन हम कैसे करते हैं, बाय द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट के फर्क से जब लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां पर भी हवा को जब आपने लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया, हर लिक्विड को एक दूसरे से अलग करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के फर्क से। इस टेक्निक को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहेंगे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन से जितने हवा के कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं, इनको एक दूसरे से अलग किया जाता है, ठीक है, राइट। तो ये तो थी कॉम्पोजिशन इसकी, और इनको हम हवा से हासिल करते हैं और इनको एम्प्लॉय करते हैं किसमें, वी एम्प्लॉय इट इन डिफरेंट, व्हाट कैन यू से, यू कैन एम्प्लॉय इट इन डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूं, आपने नाम सुना होगा किसका, यू शुड हैव हर्ड अबाउट हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। तो मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हवा से जो कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं उनको आप यूटिलाइज कैसे करोगे इंडस्ट्री में। सो दिस इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, जिसमें आप नाइट्रोजन की यूटिलाइजेशन करते हो। नाइट्रोजन को आप कंबाइन करोगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमें 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया मिलते हैं इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में। तो इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया वी एम्प्लॉय नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को हासिल किया जाता है किसमें से? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर। तो छोटी सी मिसाल है जिससे आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अंदाजा हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी? एटमॉस्फेयर की। इसके बाद फिर हम आएंगे नंबर 2 की तरफ, विच इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली कहते हैं किसको है? हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द अर्थ। दुनिया का जो लिक्विड पोर्शन है, और लिक्विड पोर्शन में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? आपको सिर्फ पानी मिलेगा। अब इसको, गैस को हटा के अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है, एक खुश्की और दूसरा पानी। तो यहाँ पर हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं। जो पूरे दुनिया का खुश्की वाला हिस्सा है वो तकरीबन 25% है। ठीक है, और जो हाइड्रोस्फीयर है, अगर इसका प्रोपोर्शन निकाला जाए, रेशियो निकाला जाए, तो उसमें हमें पता चलता है कि हाइड्रोस्फीयर इज अराउंड 75% ऑफ द अर्थ। दुनिया का 75% हिस्सा जो है वो पानी से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर 75% है, पानी है इसमें, और इन पानी के मॉलिक्यूल्स में जो ओशंस हैं, बड़े बड़े समंदर हैं, बड़े बड़े वो दरिया हैं, इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स मिक्स्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो? इनमें से आइसोलेट करके इनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जनरली कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर कैन बी क्लासिफाइड एज, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम आइसोलेट कर सकते हैं हाइड्रोस्फीयर में से, वो नमक है। नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ हाइड्रोस्फीयर से नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नमक आपको खुश्की से भी मिल जाता है। ठीक है, खुश्की से मिलने के लिए यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ खेवड़ा पिंडी के करीब एक छोटा सा कस्बा है जहां पर सोडियम क्लोराइड के बाकायदा काने मौजूद हैं। तो वहां से सोडियम क्लोराइड को निकाला जाता है, पिंक कलर का सॉल्ट होता है, और उसके अलावा सॉल्ट को जो है वो समंदर से भी क्या किया जा सकता है? आइसोलेट किया जा सकता है। समंदर का पानी इकट्ठा किया जाता है, पानी को एवापोरेट करके उसके अंदर जो नमक मौजूद है उसको सेपरेट करके फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट अबाउंडेंट कंपाउंड व्हिच कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, इसके अलावा यू हैव बीन गिवन द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड जो आइसोलेट हो सकता है MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अलावा एग्जांपल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है। थर्ड कंपाउंड NaOH, जिसको और क्या कहते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज कॉस्टिक सोडा। इसको कॉस्टिक सोडा भी हम कहते हैं। तो ये 3 कंपाउंड्स हैं जिसको हम सी वाटर में से हासिल करते हैं, राइट। इसके अलावा हम क्या करेंगे? ये जो सी वाटर है, सी वाटर में से सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, इसको अगर हम पास करें थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, NaCl को आपने क्या करना है? आपने पहले मिक्स करना है पानी के साथ। ठीक है, जब आप मिक्स करोगे इससे जो सोल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो बनेगा सोडियम क्लोराइड का, उसको हम कहते हैं क्या है? वी कॉल इट एज ब्राइन। इसको ब्राइन हम कहते हैं। ठीक है, ब्राइन इज अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग NaCl विथ वाटर। अब इन दोनों को मिक्स करके जो सोल्यूशन हमें मिला है, इस सोल्यूशन को जब हम पास करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इस सोल्यूशन में से आपने बिजली को पास करना है। When you pass electricity through this solution, you are going to get 3 different products out of it. ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स बेसिकली मिलेंगे। वो कौन कौन से होंगे? You will get हाइड्रोजन गैस, H2 गैस हमें मिलता है। दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा क्लोरीन गैस, Cl2 गैस मिलेगा, और तीसरा आपको कंपाउंड मिलता है NaOH। सो दिस इज बेसिकली द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वॉट। जो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कॉस्टिक सोडा की, तो कॉस्टिक सोडा को प्रोड्यूस करने का एक तरीका ये है कि नमक का जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करके आप क्या कर सकते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के साथ साथ आपको हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर मिलते हैं। ठीक है, राइट। अब इसी में अगर आप क्या करो, अगर आप पानी को इन्वॉल्व ना करो, मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl को आप क्या करोगे? यू विल मेल्ट इट। NaCl को आपने अगर मोल्टन फॉर्म में चेंज किया,
एंड बाय द वे यहाँ पर जो गैसिकर आ गया है तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि नमक को नॉर्मली अगर आपने मेल्ट करना है तो मेल्ट करने के लिए जो आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज अराउंड 801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? दिस इज सपोज टू बी दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। नमक इस टेम्परेचर पर जाके क्या करता है? अपने आप को मेल्ट करता है। तो मोल्टन फॉर्म में जब आपने नमक को चेंज किया, चेंज करने के बाद इसको भी जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इससे आपको क्या मिल सकते हैं? यू कैन गेट टू प्रोडक्ट्स। एक आपको मिलेगा मेटालिक सोडियम, सोडियम मेटालिक फॉर्म में मिलेगा, और उसके अलावा आपको क्लोरीन गैस मिलेगा। तो क्लोरीन गैस एंड मेटालिक सोडियम, ये दो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं व्हेन यू पास सोडियम क्लोराइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं हाइड्रोस्फीयर से। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम आएंगे किसकी तरफ? विल कम टुवर्ड्स लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की तरफ हम आएंगे। लिथोस का मतलब क्या होता है? लिथोस बेसिकली मीन्स खुश्की। ठीक है, रॉक को हम कहते हैं। तो खुश्की वाला जो पोर्शन है दुनिया का, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और प्रोपोर्शंस इसमें मैं लिख देता हूं दुनिया के हिसाब से, तकरीबन 25% इज लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ एंड हाइड्रोस्फीयर पोर्शन इज अराउंड 75%। खुश्की से आपको मिलता क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो लिथोस्फीयर का है, इसको जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इसमें ढूंढेंगे तो हमें मिनरल्स इसमें से मिलते हैं। मिनरल्स होते क्या है? बेसिकली दीज आर कंपाउंड्स, मेटल्स। ठीक है, मेटल्स जब होते हैं किस हालत में? मेटल्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं किस हालत में? इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। और इन कंपाउंड्स को जब हम हासिल करते हैं अर्थ से, जमीन में से इन कंपाउंड्स को जब निकाला जाता है तो इसको फिर मिनरल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इन मिनरल से हमने क्या करना है? हमने बेसिकली आइसोलेट करना है मेटल्स को। धात को हम ज्यादातर मिनरल्स में से हासिल करते हैं, और इनको हासिल करने के लिए पहाड़ों वगैरह से निकाले जाते हैं बड़े बड़े पत्थर, और उनमें से फिर मिनरल्स को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से धात हम हासिल करते हैं? जैसे गोल्ड हुआ, एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हो कि गोल्ड को हम हासिल करते हैं। गोल्ड के अलावा सिल्वर जो चांदी है उसको भी हम इसमें से हासिल करते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। कॉपर हुआ Cu, एल्युमिनियम Al, आयरन Fe। ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं वो आपको, ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो आपको मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं व्हेन यू टेक देम आउट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस्तेमाल इसको कहां पर किया जाता है? जनरली ये जो मेटल्स हम निकालते हैं जमीन में से, दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां बनाने में इस्तेमाल होते हैं ये मेटल्स। उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एयरप्लेन्स, हवाई जहाज जितने हैं, एरोप्लेन्स को बनाने के लिए इनको हम यूज करते हैं। एरोप्लेन्स के अलावा वी कैन यूज देम फॉर मेकिंग कंप्यूटर चिप्स। ठीक है, कंप्यूटर के चिप्स में ज्यादातर इस्तेमाल कौन सा होता है? सिलिकॉन इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए विंडोज वगैरह वगैरह ये सारी की सारी चीजें इससे बनती हैं। ठीक है, राइट। तो ये तो होगी बात किसकी? लिथोस्फीयर की। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? अब टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन व्हिच इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहते हैं उस इलाके को, जमीन का उस इलाके को कहते हैं जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच सस्टेन्स लाइफ कैन बी क्लासिफाइड एज बायोस्फीयर। ठीक है, राइट। अब हमने ये अप्रोक्सीमेट किया हुआ है कि 70% ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर। ठीक है, जो मटेरियल्स हैं यहाँ लिथोस्फीयर का, आप कह सकते हो कि इसमें से हम तकरीबन 70% मटेरियल्स हम हासिल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बायोस्फीयर से हम चीज़ें हासिल करते हैं वो कौन कौन से होंगे? दे बेसिकली आर ऑयल्स, तेल वगैरह जितने हो गए, फैट्स हो गए। फैट्स के अलावा यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ वैक्सेस, जो मोम है जितने, उनको इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें। रेजिन्स, आर्टिफिशियल जो लेदर वगैरह इस तरह का एक सब्सटेंस होता है। यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ शुगर इन इट। इसके अलावा यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ लेदर। ठीक है, लेदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्किन्स। कॉटन कपड़े बनाने के लिए। उसके अलावा वुल एंड सिल्क, ये भी कपड़ों में ही इस्तेमाल होता है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें बायोस्फीयर से हासिल होती हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली 4 कंपोनेंट्स जहां से आप क्या करते हो, जहां से रॉ मटेरियल्स आप हासिल करते हो, जिनको यूटिलाइज किया जाता है किसमें, इन दी केमिकल इंडस्ट्री। उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसमें से फिनिश्ड गुड्स हमें मिलते हैं विच इज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट सिलसिला। अब इसमें कुछ आपने क्या करना है, आपने कुछ सेफ्टी प्रोसीजर्स को भी ध्यान में रखना है, बिकॉज केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर थोड़ी सी बेहतियाती होती है तो उससे नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। तो कुछ सेफ्टी प्रोसीजर्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड जिसको फॉलो करना केमिकल इंडस्ट्रीज में जरूरी है। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता तो इससे नुकसान काफी हो सकता है। सबसे पहली चीज तो प्रॉपर ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग के बगैर आप बंदे को केमिकल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, करोगे तो वो क्या कर सकता है, ही कैन कॉज डैमेज, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सेफ्टी कमिटी की है, जो ओवरलुक करेगी कि सारी की सारी चीजें जो सही तरीके से प्रोसीड कर रही हैं, उसमें कोई खामी वगैरह तो मौजूद नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब आपस में राब्ते होने चाहिए, राब्ते अगर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं, ठीक है। ब्रेक्स होने चाहिए, मुसलसल बंदे को काम नहीं करना चाहिए। शिफ्ट्स में लोग अगर काम करेंगे 6-6, 5-5 घंटों की शिफ्ट अगर बना लिया जाए तो बंदे उसमें थकते भी कम है और काम भी सही तरीके से होता है, ठीक है। कोई शॉर्टकट्स वगैरह नहीं लेने, शॉर्टकट्स वगैरह लोगे तो उसमें फिर काम खराब हो सकता है, ठीक है। और चीज़ों वगैरह का जो इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्रीज में होते हैं उनको सही तरीके से साफ करना चाहिए और इनकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए ताकि चीज़ें वगैरह सही है या नहीं है उसका आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर के बकेट्स जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें भी होती हैं ताकि आग वगैरह का अगर सिलसिला हो तो उसको जल्दी से क्या किया जाए, इसको बुझा दिया जाए। पैसेज वेज क्लियर होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ वगैरह क्या नहीं हो, मतलब उसमें उनके फिसलने के या गिरने के चांसेस जो हैं वो कम हों, ठीक है। और कंबस्टेबल मटीरियल्स जो चीज़ जल सकती हैं उनको आपने क्या करना है, उनको अपनी हीट से दूर रखना है, क्योंकि थोड़ी सी हीट अगर आप उनको मिल जाती है तो उससे फिर वो क्या कर सकते हैं, वो जल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिसको केमिकल इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना जरूरी है अगर आपने इसमें कोई नाखुशगवार वाकया अवॉइड करना है, ठीक है। सो विद दैट योर फर्स्ट पोर्शन ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री इज कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल हैव अ लुक एट द सेकंड पोर्शन एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इट, बट until then, Allah Hafiz.